हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं इससे प्रियम्बल से। प्रियम्बल के वर्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि समाजवादी या पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये वर्ड्स कब जोड़े गए थे, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। 3 उसमें ऐसे होते हैं जो बाद में जोड़े गए थे, एक ऐसा होता है जो नहीं जोड़े गए थे। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी रक्षा रघुवंशी। हम यहाँ पे उद्देशिका प्रियम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली उद्देशिका या प्रस्तावना है क्या हमारी, प्रस्तावना या उद्देशिका। तो उद्देशिका मतलब हमारा उद्देश्य है ना। तो एक तरह का उद्देश्य प्रस्ताव था जो मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए थे जिसपे हमारा देश चलना था, ठीक है, बेसिकली हम क्या चाहते हैं, इस तरह की चीज जिसमें बताई गई थी, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। जो भी उद्देश्य संकल्प में जो भी आदर्श बनाए गए थे उनको इस संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। और संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको संशोधित किया गया। और एक बाद में जो संशोधन के बाद जो उद्देशिका मिली है हमें, उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। पहले आपकी उद्देशिका पहले दिन ही बन गई थी, ठीक है, और बनने के बाद फिर बाद में 1976 में संशोधन किए गए थे, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को नेहरू जी ने इसको स्वीकारा था, ठीक है, 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो इसको अभी देखते हैं। ये हमारी उद्देशिका है, पहले इसको एक बार पढ़ लो। इसमें क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु प्रभुत्व संपन्न, अच्छा कई बार ये उद्देशिका एज इट इज लिखने आ जाती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। पहले हमने न्याय की बात की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। विचारों की अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता की बात की, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर, जो अवसर मिलेंगे उनमें समानता हो, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कब 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ था मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना, हालांकि आप रख ले तो बहुत अच्छी बात है, को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब इसका मतलब समझते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका वही चीज लिख रखी है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, पहले तो ये देख लेते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अभी तक केवल एक बार ही हुआ है, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। पहले बोला गया था प्रस्तावना में संशोधन नहीं होगा, बाद में संशोधन किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़ा गया। कहाँ कहाँ पे लिखे हुए ये तीनों वर्ड देखिए। सबसे पहले जब हमने जोड़ डाला था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और नीचे लिखा हुआ है अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, ये आपको याद रखना है। एकता, उसके बाद अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि संविधान जिनसे बना है वो इस संविधान के स्रोत है, ठीक है। हम भारत के लोग, ठीक है। सोवेरियन, संप्रभु, हमारे देश के लिए संप्रभु बोला, प्रभुत्व संपन्न की बात बोली, यानी एक ऐसा देश जिस पर किसी भी दूसरे देश का प्रभाव नहीं है। हम सबसे मुक्त हैं, हम अपने डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, ठीक है। हम अपना पूरी तरह से डिसीजन ले सकते हैं, हम पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने क्या ले सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। संप्रभु का मतलब ये है सोवेरियन। उसके बाद सोशलिस्ट, समाजवादी, ये शब्द जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें क्या बोला गया था, समाजवाद एक विचारधारा है। एक्चुअली समाजवाद क्या है, एक तरह की विचारधारा है जो क्या मानती है कि समाज में सभी लोगों तक जो भी पैसा है, जो भी संपन्नता है, जो भी चीजें हैं वो सबके पास पहुंचनी चाहिए, ठीक है। संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए हर किसी के पास।
धन संपत्ति भी समाज में ही आती है, समाज से ही आती है, तो उसका बंटवारा जो है ना वो सभी के पास होना चाहिए, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से, ठीक है। सबके पास वो संपत्ति इक्वली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान तो बहुत अमीर अमीर हो गया और फिर बाकी किसी के पास नहीं है। इसीलिए तो आप देखते हैं जो भी लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं उन पे टैक्स ज्यादा लगता है, गवर्नमेंट उसे टैक्स देती है, और फिर किसको देती है, गरीबों को देती है। तो इस ये क्या है, इसका काम क्या है, ये बेसिकली हम जो पैसा है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सब में, ठीक है, सभी को बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की ये विचारधारा कहती है कि धन समाज की कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सबके पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। उत्पादन के साधनों पर लोगों का मिला जुला हक होना चाहिए। तो ये सोशलिस्ट वर्ड जो समाजवादी वर्ड जोड़ा गया तो उसका मतलब है, ठीक है। समाजवादी का पता चल गया, समप्रभु का पता चल गया। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की या धर्म निरपेक्ष की। तो सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, मतलब कि हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य, मतलब कि उसका कोई धर्म नहीं है, ठीक है, सारे धर्म उसके लिए समान है, ठीक है। यहाँ पर सरकार और जो धार्मिक समूह है ना उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। जो भी संबंध होगा वो किस हिसाब से होगा, संविधान और कानून के हिसाब से तय होगा। देश में हर नागरिक को अपना धर्म मानने का अधिकार है, उसे अपनाने का अधिकार है, उसका प्रचार करने का हक है। तो ये तो नहीं छीन सकते ना, ठीक है। वोट बैंकिंग के लिए करें वो अलग बात है, बाकी ये तो नहीं छीन सकते। तो हर किसी को हक है इस चीज का। किसी के साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भेदभाव करना कैसा है, गैर कानूनी है। और ये शब्द कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका सेक्युलर का मतलब पता चल गया आपको, पंथ निरपेक्ष। फिर आपका आ गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब कि डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है, गणराज्य का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक देश है। भारत देश जो है वो लोगों का देश है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, हम अपने लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के वोट देते हैं, ठीक है, सीएम के वोट देते हैं, तो हम ही अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, डेमो मतलब होता है लोग, तो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तो हम अपने वोट के हिसाब से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारे लिए काम करता है, ठीक है। तो वोट के माध्यम से सभी वोटों का महत्व एक बराबर होता है, हर किसी के वोट की इक्वल वैल्यू होगी, ठीक है। तो जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसके लिए, हम हमारे लिए चुनते हैं, ठीक है। अब बात आती है गणराज्य की, गणराज्य रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया व्यक्ति ही उसका प्रमुख होगा, वंशानुगत नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राजा का बेटा फिर राजा बना जा रहा, राजा बना जा रहा, नहीं, हम वोट देंगे और वोट के हिसाब से ही कोई पर्सन हमारा क्या बनेगा, हमारा राजा बनेगा या राजा बोले या हमारा मेन बनेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शन होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं और अप्रत्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपने कभी पार्ट लिया है, नहीं लिया, आपने प्राइम मिनिस्टर के में लिया है, ओके, सीएम के में लिया है, ओके। नेक्स्ट हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब मैं आपको ये भी बताऊंगी इनका क्या प्रोसीजर होता है। फिर आता है फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, बंधुत्व, बंधुत्व की बात कर रहे हैं हम या भाईचारे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है सभी नागरिकों के बीच में आपसी भाईचारे की भावना को हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो ये तो आपको सिंपल सा वर्ड समझ आ गया होगा। जस्टिस, न्याय की बात करते हैं तो भारत के संविधान में सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरह से, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी न्याय देने की बात की गई है। तो जस्टिस, न्याय मिलेगा हमें किस किस तरह से, सामाजिक लेवल पे भी, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, तीन ही मुद्दे हैं, तो तीनों पर ही आपको समान न्याय दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिबर्टी, स्वतंत्रता, तो हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपना धर्म चुन सकते हैं, हमें जिस धर्म को मानना है, नौकरी कर सकते हैं, नौकरी चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपने प्रतिनिधि मतलब अपनी सरकार चुन सकते हैं, ठीक है। अपने और समाज की बेहतरी के लिए विकल्प चुनने की स्वतंत्रता है। तो हमें किस किस की स्वतंत्रता है, अपने विचार व्यक्त करने की, अपनी अभिव्यक्ति की, अपने विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता है हमें, ठीक है। फिर आता है इक्वालिटी, इक्वालिटी, हमारी इक्वालिटी कैसे है, इक्वल कैसे है, मतलब हम समान कैसे हैं, तो धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है, और सामाजिक, ठीक है। यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर हमने जस्टिस की बात की थी और यहाँ पे हम धार्मिक स्तर पर भी बराबर है। सभी लोगों के बीच राज्य की तरफ से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम आपस में करते रहे वो अलग बात है, बाकी तो हमें आपस में भी नहीं करना चाहिए। तो राज्य की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान के सामने सब समान है, एक बराबर है, ठीक है।
ओके, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। जो प्रस्तावना है उसको हमने संविधान की कुंजी कहा है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। ठीक है, प्रस्तावना के हिसाब से क्या है, सारी की सारी शक्तियां किसके पास है, भारत के लोगों के पास है। ऑब्वियसली अगर हमें काम पसंद नहीं आया तो हम उनको निकाल देंगे। ठीक है, सरकार दूसरी चुन लेगी। तो प्रस्तावना में लिखित शब्द यथार्थ मतलब ये पूरे के पूरे जो शब्द हैं भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष है। ठीक है, हमारा जो देश है वो सबसे ऊपर है, संप्रभु है, मतलब हमारे ऊपर राइट है पूरा। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का निर्णय था। इसमें बोला गया था कि प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन बाद में बेरूबाड़ी यूनियन बाद आया 1960 में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1960 में इसमें क्या बोला कि संविधान की भाषा जो है अगर संदिग्ध हो वहाँ प्रस्तावना जो है उसको मेन माना जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें संविधान समझ नहीं आ रहा ना तो वहाँ पे हम देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या बोला गया था, क्या ये चीज जो है वो प्रस्तावना में बोली गई थी उसी के हिसाब से चल रही है, उसके अपोजिट तो नहीं जा रही। तो हम वहाँ पे प्रस्तावना से सहायता ले लेंगे एक तरह से। ठीक है, फिर बेरूबाड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। ठीक है, इन्होंने बोला कि प्रस्तावना जो है ना वो संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए जो विधायिका है वो प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो अलग है, संविधान में के साथ में नहीं है, तो इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में संशोधन कर सकते हैं हम। परंतु सर्वोच्च न्यायालय की जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यपाल वाला ये वाला जो मुद्दा था 1973 में, इसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे। ठीक है, इस वाले में बोला गया कि प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान का अंग है, इसीलिए जो विधायिका है जो संसद है वो उसमें संशोधन कर सकती है, और इसीलिए फिर 1976 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, फिर केशवानंद भारती ने बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का मूल ढांचा है प्रस्तावना। इसका मतलब क्या है, संसद संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे में संशोधन तो कर सकती है पर कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, स्पष्ट है कि संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार हो, मजबूतीकरण हो, ना कि उसको कम किया जाए। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। क्लियर है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के वे प्रकार हैं जो संविधान में भारतीय नागरिकों को देने की बात कही गई है। एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। एक व्यक्ति एक वोट देगा। ठीक है, तो एक तरह से राजनीतिक न्याय किस तरह से होगा, जब एक पर्सन एक वोट देगा तो राजनीतिक न्याय है ना। और यहाँ पे सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु अस्पष्टता का उन्मूलन, सामाजिक न्याय, जब छुआछूत को खत्म कर दिया जाएगा तो सामाजिक न्याय मिलेगा। उपाधि का उन्मूलन किया गया। ठीक है, आर्थिक न्याय के लिए राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्व बनाए गए। ठीक है, तो आर्थिक न्याय मिले। ठीक है, सभी लोगों के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए। तो इस तरह से ये हमारा उद्देश्य है। न्याय जो हमारी प्रस्तावना है उसका स्वतंत्रता, इसका अर्थ नागरिक पर बाध्यकारी और बाहरी जो प्रतिबंध है उनका अभाव है, मतलब हमें फ्रीडम दी गई है। बेसिकली एक नागरिक द्वारा दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करना गलत है, मतलब हमें तो अधिकार दिए गए, हमें स्वतंत्रता दी गई, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दूसरे के अधिकारों को छीन लें। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में तथा धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से 28 में, जब हम ये पढ़ेंगे हमारे मूल अधिकार उसमें इन चीजों को पढ़ेंगे। समानता, स्तर और अवसरों की समानता हमें दी गई है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। बंधुत्व, भाईचारा, भारतीय नागरिकों के बीच में बंधुत्व की भावना स्थापित करना है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना देश में एकता स्थापित नहीं हो सकती, ऑब्वियस है। ठीक है, ये आपका पूछा गया था 2017 में बंधुत्व के बारे में। ठीक है, इसके बारे में लिखना था पूरा। ठीक है, बंधुत्व क्या है इसके बारे में पूरा आपको डेफिनेशन लिखनी थी। ओके, अब बात आती है उद्देशिका की। उद्देश्य क्या है, हमारी जो प्रस्तावना है उसके उद्देश्य क्या है। तो जो संविधान है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ऊपर संविधान है। जो हमारी उद्देशिका है उसमें हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उनको बारे में बताया गया है। अगर हमें किसी भी अनुच्छेद में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको दूर करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, उद्देशिका का लेंगे। और ये जाना जा सकता है कि संविधान किस तारीख को बना और पारित हुआ, तो ये हम प्रस्तावना से पता चलता है हमें 26 नवंबर 1949। ठीक है, ओके।
विधि दिवस जिसको मनाया जाता था, संविधान दिवस मनाया जाने लगा अभी 2015 से। यहाँ पे देखते हैं भारत के संविधान के निर्माताओं का मन निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में यूपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रस्तावना में जो निर्माताओं का पूरा मन है, वो क्या चाह रहे हैं, वो कहाँ पे लिखा है, प्रस्तावना में लिखा है। मौलिक अधिकारों में लोगों को क्या अधिकार मिलना चाहिए, वो लिखा है। नीति निर्देशक तत्वों में जो राज्य है वो किस तरह की चीज़ें फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, जो यहाँ के लोग हैं उनको। मौलिक कर्तव्य क्या, हमारी ड्यूटीज हैं बेसिकली, ठीक है। अब भारत के संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2017। तो विचार की स्वतंत्रता, क्या में विचार की स्वतंत्रता नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता हमने नहीं पढ़ा था, तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे, यहाँ पे हमने ये कंप्लीट किया हमारा पूरा प्रस्तावना। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी, पीएससी में भी, सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।